और आके रुक गया, तो इसका मतलब चार्ज किस पे हो गया, रेस्ट पे। तो ये पूरा पार्ट चार्ज एट रेस्ट है। फिर से चार्ज के इफेक्ट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा फिर से समरी बता रहा हूँ। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड चार्ज इन एक्सेलरेशन, तीन पार्ट पढ़ते हैं। चार्ज इन एट रेस्ट में जब हम पढ़ते तो उस चैप्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ब्रॉडर दो पार्ट है, उसके फोर्स के असर को पढ़ते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर प्रॉपर्टी, और एनर्जी के असर को मतलब स्केलर प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। हम अगला चैप्टर जो कैपेसिटर पढ़ते हैं, कैपेसिटर में भी हम यही पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट पढ़ते हैं। चार्ज जब रेस्ट होता है तो क्या क्या होता है, हम वही सब पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं। समझ गए? और इसमें पढ़ते हैं चार्ज इन मोशन में करंट और उसके इफेक्ट। और करंट के क्या इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट के जो इफेक्ट है वो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सही। चार्ज इन एक्सीलरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम वेव और एसी, अल्टरनेटिंग करंट, ये तीन चैप्टर वहां पढ़ते हैं, यानी उसके एक्सीलरेशन के असर को जानने के लिए वो तीन चीज पढ़ते हैं। ठीक है, यानी चेंजिंग करंट है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो चैप्टर ऐसे डिवाइडेड, मैं ये स्टार्ट कर चुका हूं, तुम समझ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना। और इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिक्स जो है वो चार्ज है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि चार्ज के चार्जिंग कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है इस चैप्टर के। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम का असर क्या होता है। मीडियम का असर दोनों चार्ज के बीच के फोर्स को चेंज नहीं करता, बल्कि एडिशनल फोर्स लगा के उसके नेट इफेक्ट को चेंज करता है, ना कि उस फोर्स को चेंज ना करके उसके नेट इफेक्ट को चेंज करता है। इसे पढ़ चुके हैं ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर चुके हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर चुके हैं। इनवेरिएंट चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। और एडिटिवनेस ऑफ चार्ज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा इस पे क्वेश्चन आया है, तुमने कल देखा होगा। सिमिलर चार्ज पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमेशा रिपेल करेंगे, हमेशा। लेकिन सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सही। लेकिन अगर दो बॉडी रिपेल कर रही है, दो बॉडीज, तो 100% वो चार्ज है। एक चार्ज बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी, एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकती, अट्रैक्ट कर सकती है। यानी दो बॉडीज चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज है कोई, तो भी वो अट्रैक्ट कर सकती है लेकिन रिपेल नहीं कर सकती। यानी अगर रिपल्सन हो रहा है तो 100% क्या है, दोनों चार्ज है। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ए चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी नेचुरल। सही ना। ये छोटी छोटी बातें हो गई, ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। रेशियो है, ये रेशियो का खेल है सब। यानी दो बॉडीज को टच कराने पे क्या होता है, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बॉडी में मूव करता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, पक्का पता है सबको ये सर। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखना है, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट दिखेगा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन उसको देखना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को नहीं देखना है। किसको देखना है, इलेक्ट्रॉन। सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं, सॉलिड में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ध्यान रखना है ना। तो मास का बढ़ना या घटना पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से ना देख के नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट से देखो, ओके। क्योंकि मूव केवल नेगेटिव कर सकता है, क्योंकि वही फ्री है। अब हमारा शुरू हो रहा है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें, बस ध्यान से, कूलम्स लॉ हमें एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है, बस उसको बताता है। कूलम्स लॉ हमें एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है, बस उसके बारे में बताता है। और मैथ्स हमें ये कैपेसिटी देती है, मैथ्स हमें ये कैपेसिटी देती है कि तुम उस पॉइंट चार्ज से दूसरे पॉइंट चार्ज के, सही है, ये जैसे कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है वो बताता है। जब हमें ये पता है कि ये पॉइंट चार्ज
एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, ये कूलम्स लॉ हमें बताता है बस, और कुछ नहीं बताता कूलम्स लॉ, ध्यान रखना। कूलम्स लॉ एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कितना फोर्स लगाता है नहीं बताता, एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा नहीं बताता, एक प्लेट दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा नहीं बताता, कुछ नहीं बताता। एग्जैक्टली वैसे ही बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ एक एलिमेंट किसी जगह पे कितनी फील्ड प्रोड्यूस करता है वो बताता है। एक एलिमेंट छोटा सा टुकड़ा करंट का मैग्नेटिक फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से पढ़ना ही है साथ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्स लॉ बताता है कि एक पॉइंट चार्ज किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो एक पॉइंट चार्ज किसी जगह पे कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये कूलम्स लॉ बताता है। और बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, मैं एक चीज को इतनी बार बोल रहा हूं इसका मतलब समझना है ना। बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ एक टुकड़ा वायर में करंट है और उसका एक टुकड़ा जिसको हम करंट एलिमेंट कहते हैं किसी जगह पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये बताता है बस, वो बता के काम खत्म कर देता है। दोनों फॉर्म में बताता है, स्केलर फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म बताता है बस। एक बार ये बता देता है तो उसके बाद काम हमारा होता है, यानी उसके बाद उसका काम खत्म। तो अगर ये तुम्हें चैप्टर नहीं आ रहा है तो तुम्हें कूलम्स लॉ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं आ रहा है? आगे की मैथ्स नहीं आ रहा। तो एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है पता चल गया। तो दूसरा एक लाइन चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, अगर ये तुम्हें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हें जोड़ना नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? क्या क्यों? ये जो बता दिया उसके कारण तुम्हें पता है कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, फिर दूसरा पॉइंट चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, तीसरा पॉइंट चार्ज, चौथा पॉइंट चार्ज, पांचवा पॉइंट चार्ज, सारे के सारे पॉइंट चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे ये तुम जानते हो, क्योंकि कौन बताया तुम्हें? कूलम्स लॉ। अब तुम्हारा काम फिर केवल क्या है? जोड़ना। इसका मतलब कि तुम्हें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है? जोड़ना नहीं है। तो फिर हम धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करेंगे। क्या? जो हमें नहीं आता उसको जो हमें आता है उसका यूज करके पढ़ते जाएंगे। जो हमें नहीं आता उसको जो हमें आता है उससे क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। यही चैप्टर का थीम है, किसी भी चैप्टर का यही थीम रहता है। क्लियर? कुछ चैप्टर्स में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और फिर मिला के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ये आसान क्यों मैं बोलता हूँ कि बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि बस यही से शुरू होगा और एक ही लाइन अपना बढ़ती चली जाएगी। तो एक पॉइंट चार्ज से तुम क्या कर सकते हो? एक पॉइंट चार्ज से एक रॉड के कारण किसी जगह पे फोर्स देख सकते हो। अब ये रॉड के कारण, ये रॉड है, इसके कारण किसी जगह पे फोर्स देख रहे हो तो कैसे देखोगे? यहाँ पे कोई पूछे, यहाँ पे कोई पूछे, यहाँ पे कोई पूछे, अरे कहीं भी पूछ सकता है ना, तो तुम सबके कारण फोर्स कितना होगा ये जानना चाहते हो, ये हमारा काम होगा। या एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पे फोर्स पता है, ये तीनों चारों तरफ से डिफरेंट पॉइंट चार्ज से घिरे हुए हैं, तो उस पर कितना फोर्स होगा ये पूछ ले। ये सब क्या है? समझ गए? ये केवल और केवल उस एक लाइन का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं। उस एक पॉइंट का क्या है? एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं। और वो एक्सटेंशन मतलब क्या? वेक्टर सम। क्या है? वेक्टर सम। बस, यानी हमें केवल और केवल क्या पढ़ना होता है बच्चों? वेक्टर, केवल वेक्टर सम पढ़ना होता है। इसलिए चैप्टर की शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा पर्पस यहाँ पे इस चैप्टर में केवल और केवल एक ही काम है। इस चैप्टर पढ़ने का पर्पस मुझे नहीं समझ में आता एक्सेप्ट वेक्टर एडिशन समझना। वो क्या सिखाता है मुझे? वेक्टर एडिशन, बस, और कुछ नहीं सिखाता। यानी एक नया फोर्स काम करता है, एक नया फोर्स जो मुझे वेक्टर एडिशन की प्रैक्टिस कराता है, बस। तो कूलम्स लॉ ये मैंने थोड़ा सा, चलो कूलम्स लॉ पहले लिखते हैं, इधर लिखा होगा नीचे, बता दूंगा फिर उस पे आता हूँ जो ऊपर बनाए हैं। तो फोर्स, एक नए फोर्स के बारे में बात हो रही है, एक नए फोर्स के बारे में बात हो रही है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक नया फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं।
कूलम्स ने सबसे पहले इसके बारे में क्या बताया कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज जिनके बीच की दूरी r है के बीच में लगने वाला फोर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का स्क्वायर, अरे सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सही। और प्रोपोर्शनलिटी हटती एक कांस्टेंट आता है के, जिसको हमने स्मॉल के से डिनोट कर दिया, बस हो गया इतना ही। इस के के बारे में अगर हम जानना चाहें तो के ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट के बारे में कल मैंने बताया था, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कितना? into 10 की पावर -12 ऐसा यूनिट ना। और जब ये वैल्यू इस 4 पाई से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते तो आता है कितना? 9 × 10⁹, यानी वो जो कांस्टेंट है उसका फ्री स्पेस में वैल्यू 9 × 10⁹ है, फ्री स्पेस में। तो किसी मीडियम में वैल्यू कितनी हो जाएगी? के फॉर मीडियम नाइन इंटू 10⁹ अपॉन के, यही ना, जहां पे के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है? कल बताया था मैंने, मीडियम का जो अपोजिशन है वो फ्री स्पेस के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा है। अगर 2 गुना ज्यादा अपोजिशन है तो के 2 हो गया। पानी के अंदर कितना होता है? 81 टाइम्स अपोजिशन, या फील्ड 81 टाइम्स कम हो जाता है। अपोजिशन 81 टाइम्स ज्यादा हो गया तो फील्ड, समझ गए? तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे याद करो कि फील्ड 81 टाइम्स कम हो जाता है, तो के बताता है कि फील्ड कितने गुना कम हो। या ये बोलो कि ये जो के है अगर वो 1/k है तो इसका मतलब कि ये बताएगा कि मीडियम में जो फोर्स है वो फ्री स्पेस के फोर्स का कितने गुना कम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? बस इसको काम खत्म करो, समझते जाओ। ये हो गया तुम्हारा एक। अब साथ में एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा ना, यानी ये इसको अगर रिपेल कर रहा है तो ये भी इसको रिपेल करेगा, सही। अब वो रिपेल का असर कितना होगा वो इसके मास पे डिपेंड करेगा। ये उसको रिपेल करेगा, वो भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन रिपेल करने पे असर क्या होगा? वो भाग, जैसे अर्थ हमें खींच रही है तो हम भी अर्थ को खींच रहे हैं, अर्थ हमें खींच रही है, हम भी अर्थ को खींच रहे हैं, लेकिन हम हल्के हैं तो वही फोर्स हम छोटे मास के लिए ज्यादा असर दिखा रहा है। तो मैं छत से गिरता हूं तो निपट जाता हूं, सही। वैसे वो भी आती मेरे पास छत पे तो मैं तब भी निपट जाते हम लोग, लेकिन उसमें सब लोग निपटते थे, सही। तो इसका मतलब है कि वो असर कम दिखता है क्योंकि वो मास इतना ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ ये कि जो फोर्स है वो तो सेम ही है, 1 का 2 पे या 2 का 1, ये दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे तो फोर्स सेम है। लेकिन 1 का 2 पे देखोगे तो m2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 का एक्सेशन आएगा कि नहीं, और अगर 1 से डिवाइड करोगे तो ये 1 का एक्सेशन आएगा। अब ये मास है जो डिसाइड कर रहा है कि मुझ पे असर कितना दिख रहा है। तो अगर मैं मेरे और अर्थ के बीच में, अर्थ समझ रहे हो ना, अर्थ है समझ रहे हो, के बीच में फोर्स की बात करूं तो जो फोर्स मेरे और अर्थ के बीच में लग रहा है वो तो सेम ही है, लेकिन मेरा मास कितना 100 kg, 1000 100 kg, हाँ kg चाहिए ना वहां पे, 100 kg, और उसका मास 10⁻24 kg। तो तुम समझ रहे हो कि मुझ पे असर बहुत ज्यादा, ठीक। यानी फोर्स का असर बदल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन फोर्स नहीं बदलेगा, फोर्स तो सेम ही लगेगा, ठीक। दूसरे वर्ड में कहें तो दोनों फोर्स का जो सम होगा वो हमेशा 0 होगा, यानी ये जो फोर्स है उसका असर सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। ये सिस्टम है ना, से बाहर नहीं जाएगा, नेट वो इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा। तुम समझ रहे हो, ये छोटी छोटी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद दिला देना चाहता हूँ। क्या याद दिला? ये क्या दिखा रहा है बताओ बच्चों? तो दिख रहा है ये किसके लिए है? ये क्या है? नहीं ये सोचो क्या है? हाँ, क्या है ये? तो क्या दिख रहा है बच्चों? ये दिखाना क्या चाहता है ये? फॉर बॉडी इफेक्टिव चार्ज बदल गया, इफेक्टिव डिस्टेंस बदल गया क्योंकि चार्ज भाग गया ना बाहर। ये किसके लिए है? इसके बगल में ये क्यों बनाया मैंने? अगर बॉडी पे देखेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा नहीं रहेगा, यानी पॉइंट मास है तो चार्ज कहीं भाग ही नहीं सकता, वहीं पे वहीं है। लेकिन बॉडी तो चार्ज भाग जाएगा ना रिपल्सन के कारण, बोलो। और चार्ज अगर रिपल्सन के कारण बाहर भाग जाएगा तो क्या होगा? इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी ये जो r डैश है थोड़ा ज्यादा दिख रहा है सेंटर डिस्टेंस से, है कि नहीं? तो जो इफेक्टिव चार्ज है वो पॉइंट चार्ज से क्या हो जाएगा? कम। यानी F इनके बीच में, बॉडी के बीच में कम हो जाएगा। F किससे? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। सुनाई दिया? ध्यान से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। सही? अरे बोलो। जरूरत क्या थी? तो वैसे ही हो जाता। कभी कभी ज्यादा सोच लेता है दिमाग, नहीं? ठीक, समझ में आया? क्या सिखाना चाहता हूँ यहाँ और यहाँ में कि तुरंत दिमाग में आ जाए कि ये केवल और केवल किसके लिए है? बॉडी के लिए नहीं है। वो बॉडी के लिए कुछ बदल जाएगा तो जैसे ही बोलेगा फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस r, तो चार्ज q1 q2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी पूछे तो समझ गया ना? मास चार्ज भाग के बाहर चला जाएगा। और लेकिन अगर यही डिफरेंट चार्ज होता तो यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता, तब क्या होता बच्चों? तब ये भाग के हाँ पास पास आ जाते ना, तो इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाता? r डैश विल बी लेस देन r जो सेंटर डिस्टेंस है। यानी अगेन तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ इससे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉइंट मास अलग बिहेव करेगा और बॉडी थोड़ी अलग बिहेव करेगी। अगर आ जाए बॉडी तो दिमाग में पॉइंट मास लेके केवल काम नहीं करना। ठीक? तो अट्रैक्शन के केस में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अट्रैक्शन के केस में? कि जो F न्यू होगा बॉडी का वो ग्रेटर देन F पॉइंट मास होगा, है ना? ठीक, चलो। तो ये तो हो गया तुम्हारा एक फोर्स के बारे में जो थोड़ा मोड़ा बात कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात छोटा मोटा कर सकते हैं क्या? कि ये जो फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? पक्का ना? तो दो पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। कल से समझा रहा हूं ना ये? अरे दो पॉइंट मास का फोर्स नहीं डिपेंड करेगा, नेट फोर्स डिपेंड करेगा। कल से लेके इतनी बार बता चुका। अरे एडिशनल फोर्स लग जाएगा इनके अलावा जो नेट फोर्स को कम करेगा। सुने? यानी एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज को उसी फोर्स से क्या करेगा? रिपेल। लेकिन मीडियम में जब रखोगे तो मीडियम में एक अलग फील्ड डेवलप हो जाएगी ना, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स या पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ। हाँ, तो ये नहीं बदलेगा, एक एडिशनल फोर्स लगने लगेगा। कौन सा? मीडियम के कारण लगेगा कि नहीं? तो नेट बदलेगा। क्या बदलेगा? तो ध्यान रहे, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का फोर्स नहीं बदलेगा, वो k q1 q2 पर ही लगेगा। मीडियम का असर एडिशनल हो जाएगा।
सुनाई दिया? मीडियम का एक एडिशनल असर हो जाएगा, सही। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जगह नहीं है मेरे पास, ये सब दूर दूर मुझे लिखना चाहिए। हाँ, तो उस कंडीशन में एफ नेट बदल जाएगा बच्चों। क्या बदल जाएगा? एफ नेट। जो एफ नेट है वो कितना हो जाएगा? एफ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एफ ड्यू टू पॉइंट, यही ना, यानी कूलम्स वाला, माइनस एफ ड्यू टू मीडियम। ये नेट बदल जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि एफ पॉइंट चार्ज अपॉन के हो जाएगा। सुनाई दिया? ये तो कहते हैं ना कि वो एफ पॉइंट चार्ज अपॉन के हो जाएगा। अब समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? अरे ये सब क्वेश्चन है भाई, ये सब क्वेश्चन है, सब आते हैं, पक्का समझ लेना। सब आता है। ठीक, तो ये मीडियम का असर है, मीडियम का ये फोर्स उल्टा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है, याद रहेगा? ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये लिख देगा ऐसा, समझ ही नहीं आता बच्चे को। ठीक, तो ये तो हो गया। अच्छा एक, अब इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में देख लें। तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है? वेक्टर फॉर्म का मतलब है, वेक्टर फॉर्म का मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दो। तो बताओ, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। दोनों के बीच की दूरी कुछ ले लो, या AB कर दो या R वेक्टर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। R12 कर दो। तो बताओ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। चलो, तो वेक्टर क्वांटिटी किससे मिलके बनती है? मैग्नीट्यूड एंड, और मैग्नीट्यूड तो अंकल ने बताया था, क्या बताया था अंकल ने? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अरे यही बताया था। डायरेक्शन हम बता देते हैं। बताओ, 1 से 2 की तरफ रिपेल करेगा, किस पे देख रहे हैं हम लोग? 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पे ना, तो 1 पे देख रहा है, तो 1 पे ये फोर्स किधर लगाएगा? ध्यान से, 1 पे देखना है तो नीचे लगाएगा, 1 पे देखना है तो 1 रिपेल होगा, पक्का? Q1 Q2 अलग मान लो, फोर्स तो इक्वली होता है, K Q1 Q2 पर R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज, हाँ, मतलब जब तक हम स्पेसिफाई न करें तब तक माइनस नहीं मानना, मतलब सिमिलर चार्ज मानना। अगर मैं Q1 Q2 लिख दिया तो तुम मान के चलो कि नहीं, तो माइनस लिखता ना मैं, सिमिलर हमेशा, मतलब समझ गए? जैसे होता है ना कि हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो x, y लेते हैं, होने के लिए तो माइनस प्लस सब हो सकता है ना, x और y, लेकिन लेते क्या है? सही है। ऐसे ही कभी भी 2 पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर पॉइंट ही लोगे ना, अरे मतलब पॉजिटिव ही लोगे ना, समझ, इक्वल लोगे, पॉजिटिव नहीं लोगे, सिमिलर लोगे, वो अपने आप चेंज हो जाएगा अगर डिफरेंट होगा। ये सही है? अब बताओ, तो 2 1 को धक्का देगा, तो बहुत सारे बच्चे 2 को देख लेते हैं, अरे नहीं भाई मैं 1 पे बोल रहा हूँ, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 पे फोर्स बोल रहा हूँ, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 1 पे फोर्स किधर लगेगा? B से A की तरफ कि A से B की तरफ? B से A, यही ना, काम खत्म। तो B से A, दूसरा रास्ता कौन बताएगा? B से A दूसरा रास्ता किधर से जाए? B से पहले O आए, फिर O से A जाए। B से O क्या है और O से A क्या है? तो क्या होगा? प्लस R1 माइनस R, लेकिन हमें तो इसका यूनिट वेक्टर चाहिए था, केवल डायरेक्शन। ये क्या दे दिया?
पूरा वेक्टर, तो क्या करूं, मॉड मतलब क्या, हाँ, समझ गए। तो या तो इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो वैसा लिखो, नहीं तो ऐसा लिखो, यानी के Q1 Q2 अपॉन R³ और R1 माइनस R2 वेक्टर। तो अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कर रहा हूं तो 1 पहले और 2 ये रखना, सिमिलर चार्ज के लिए, यही ना। तो अगर मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कर लूंगा तो क्या होगा, क्या मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव आएगा, तो के Q1 Q2 अपॉन R² है ना, R2 वेक्टर माइनस R1। सबको क्लियर, सबको पता है, हाँ हाँ क्यूब आएगा, अगर वहां वेक्टर है तो क्यूब आएगा, नहीं तो यूनिट वेक्टर आएगा, सही। तो वेक्टर फॉर्म में सबको पता, क्लियर। तो ये वेक्टर फॉर्म यही मैंने लिख दिया। अब हमारे सामने हो गया, एक नए फोर्स को हम जान गए। क्यों जान गए, एक नए फोर्स को जान गए क्योंकि नया फोर्स कितना है और किधर लगता है। इसके अलावा तुमने फ्रिक्शन पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था फ्रिक्शन में, कितना और किधर। रिएक्शन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, कितना और किधर। स्यूडो कुछ भी जो भी फोर्स पढ़ा था 2 ही टाइम तो पढ़ेगी, कितना और किधर। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो एफ इक्वल टू एम लगाना एक अलग कॉन्सेप्ट था। अभी अभी हमने क्या किया, एक नया फोर्स पढ़ लिया, कितना और किधर। बाकी काम क्या है फिर, बाकी पढ़ाने नहीं, बाकी तो वही है जो पहले पढ़ चुके हैं। और बाकी हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई कोई बॉडी दे दे, अरे पॉइंट चार्ज दे दे और बहुत सारे दूसरे चार्ज से घिराओ और बोले कि उसका नेट एक्सेलरेशन बताओ, नेट फोर्स बताओ, या इक्विलिब्रियम की बात कर ले। किसकी बात कर ले, इक्विलिब्रियम की। भाई हम लोगों ने न्यूटन लॉ में क्या पढ़ते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, ये फोर्स F1 है, ये F2 है, तो F3 कितना होगा, ऐसे पढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, नेट फोर्स की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन बताओ। तो वो सारी चीजें एक नए फोर्स के साथ क्या दिक्कत है। मैक्सिमम फोर्स नेचुरल है, उसी का एक कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज करते हैं, उसमें क्या है कि नहीं। क्या बात करेंगे, मैक्सिमम फोर्स मतलब मैक्सिमाइज कर देंगे। हाँ ये इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे, ये बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए अलग से मैंने कैटेगराइज कर दिया। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल चार्ज, और दूसरा है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात की जाती है कि अगर एक सिस्टम में 3 चार्ज है तो एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए कंडीशन क्या है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल चार्ज और सिस्टम। फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो क्या भाग जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है ना, लेकिन चलते हुए, तो इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम सही है, यानी चलते हुए इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम चल रहा है तो भी इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन ऑन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्वेश्चन बनते हैं। धागे के साथ प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। धागे के साथ प्रॉब्लम का मतलब कि एक जगह से 2 धागा जोड़ दिया, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बताओ उनके बीच का एंगल क्या है, ये है वो है। 2 अलग अलग जगह पे से 2 धागा जोड़ दिया पॉइंट चार्ज के साथ, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बताओ कि उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा। तुम समझ गए क्या है ये। ऐसे क्वेश्चंस धागे के साथ जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, बुक में हैं, इसलिए मैंने बुक मतलब अलग अलग बुक। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन, इसके बारे में तो हम लोगों ने, मीडियम का असर मतलब वही के का असर, तो उसका भी छोटा मोटा क्वेश्चन होता है, सही। तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं समझ में आ रहा है, बनने के लिए तो 100 और जोड़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो हर क्वेश्चन एक टाइप ही है, लेकिन एक ब्रॉडली मैंने कहा इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो अब बात आती है यहाँ पे एक नए पेज की, जिसमें मैं इक्विलिब्रियम को फिर से बता देता हूँ, ठीक। चलो हम लोग यहाँ पे सही है क्या, ये था तो ये था, तो हम इसको चलो हटो,
इसी में इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। ऑफ सिंगल चार्ज और सिस्टम। एक सिंगल चार्ज के इक्विलिब्रियम या सिस्टम के इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। क्या मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना है ना। रट लेना मतलब रिजल्ट याद कर लेना, कहने का मतलब बच्चों। एक यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, पॉइंट चार्ज है, ये दोनों पॉइंट चार्ज ना। अगर कोई पूछे कि वो तीसरा कोई चार्ज Q कहाँ रखे कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में, वो चार्ज इक्विलिब्रियम में, एक, और कितना रखे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, दो लाइन। पहला क्वेश्चन, यानी ये दोनों बीच डिस्टेंस L है, तो लेट Q1 से डिस्टेंस R1 है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड R1, फाइंड R1 फॉर विच Q will be in equilibrium, will be in equilibrium। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड Q, वैल्यू ऑफ Q for which system will be in equilibrium, system will be in equilibrium। तो इक्विलिब्रियम का मतलब तुम समझ रहे हो ना। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, सारे फोर्स, सारे चार्ज पे फोर्स जीरो, और ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, सही है ना। तो पहला Q will be in equilibrium, will be in equilibrium if F net on Q will be, और F net on Q जीरो होगा कब, जब ये रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा और दोनों बैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो ये डिस्टेंस R1 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या लेते हैं, R2। तो बताओ कि Q1 Q अपॉन मस्ट बी इक्वल टू K Q2 Q अपॉन। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा रूट ले लेना ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या ले लेना, रूट। स्क्वायर मत खोल देना, यानी कुछ बच्चे इसको x मान लेते हैं, उसको l माइनस x मान लेते हैं और फिर स्क्वायर ओपन कर देते हैं, वो फंस जाते हैं, बड़ा सा फंस जाओगे। तो ये ध्यान रखना। तो K Q कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा R1 अपॉन R2 इज रूट Q1 अपॉन रूट Q2। क्या ये चेक करो, समझ में आए ये रट डालना बच्चों ना, ये रट डालना, ये इंपॉर्टेंट। तो अब तुम ये सब तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ये लगाओ। और टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, L था, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस L है और इस रेशियो में बांटना है उसको। तो 100 को 2 टुकड़े में बांटो, 3:4 में, याद आया। तो कितने को बांटना है, L। किस रेशियो में बांटना है, रूट Q1 इज टू रूट Q2। एक को दे दो रूट Q1, ये कितना हुआ, एक पार्ट आया ना। एक को दे दो रूट Q1, दूसरे को दे दो, ये रट डालो बच्चों, आगे से रट डालो, हमें पूरा ना करना पड़े, है ना, शॉर्टकट मार पाए। फिर वही रेशियो, पहला भी पॉइंट रेशियो था कंडक्शन वाला, दूसरा चैप्टर टॉपिक पढ़ा है वो भी रेशियो, कुछ अलग तो है नहीं, सही ना। चलो एक एग्जांपल और कर दो। ये अच्छा, ये किसका है, किससे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, पॉइंट चार्ज। इससे दोनों के बीच की दूरी पता चल गई। अब जरा दूसरे पॉइंट की बात करो, आंसर टू। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, देखना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। चलो बताओ आराम से, यहाँ पे Q1 के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फॉर सिस्टम मतलब ये हुआ कि ऑल द चार्ज मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्ज मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। सारे के सारे चार्ज किस में होने चाहिए,
बढ़िया। तो अगर ऐसा है तो बताओ क्यू तो हो गया, कर दिया ना हमने, कर लिया। इससे एक रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया? क्यू के इक्विलिब्रियम से क्या रिजल्ट आ गया? हाँ बोलो, बोरिंग क्लास चल रही है, सब आ रहा है ये सब नहीं आ रहा, इसलिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। तो क्यू इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन आ गई ना, ये आ गया। चलो ठीक है, पहला हो गया। Q1 के इक्विलिब्रियम की बात करो तो Q1 इन इक्विलिब्रियम, तो उससे क्या मिलेगा? Q1 के इक्विलिब्रियम करो, चलो Q2 उसको धक्का देगा तो फोर्स कितना लगेगा? K Q1 Q2 अपॉन मतलब एल स्क्वायर ना। और Q उसको क्या करने लगे? खींचने लगे। ये इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा? जब ये खींचे, ये धक्का दे रहा है ना, ये तो सिमिलर है, तो ये क्या करेगा? खींचेगा। भाई ये दोनों अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये अननोन है, अननोन है तो उसका वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों तो अगर स्पेसिफाइड है तो हम दोनों को क्या लेंगे? दोनों सेम चार्ज लेंगे। क्या लेंगे? सिमिलर। सेम चार्ज मतलब सिमिलर चार्ज, सेम नहीं, समझ गए? तो सिमिलर चार्ज लीजिए। सिमिलर चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल, तो ये रिपेल करेगा। तो क्यू को क्या करना पड़ेगा? कितने से? के Q1 Q अपॉन अट्रैक्शन होना पड़ेगा, अट्रैक्शन होना पड़ेगा ना। तो दूसरे वर्ड में हम कहें कि वो प्लस होगा तो ये क्या होगा बच्चों? माइनस। जैसे कि नेट क्या हो जाए? जीरो। या ये कहो कि दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो। ये तभी हो सकता है जब Q1 क्या हो? अरे Q नेगेटिव हो। कितना हो? कितना? देखो तो के Q1 से के Q1 कट जाएगा, कितना बचेगा? Q1 Q1 घटेगा ना, कितना बचेगा? Q2 R1 का स्क्वायर अपॉन L। और R बाई L की वैल्यू तुम जानते हो, R बाई L की वैल्यू रख दोगे तो आंसर आएगा, आएगा ना? ये नेगेटिव में आ जाएगा। R बाई L की वैल्यू रख देना तो स्क्वायर करके रखो तो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन। ठीक, दो तो हो गया। अब तीसरे के बारे में क्या ख्याल है? तीसरे को क्या करें? दो इक्विलिब्रियम हो गया, तीसरे को क्या करें बच्चों? बोलो बोलो, तीसरे को क्या करूं मैं? तीसरे को भी सॉल्व करूं? चलिए बताइए मैं क्या करूं? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q2, ठीक, क्या होना चाहिए? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q मस्ट बी अगेन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? ये होना चाहिए ना? कैसे प्रूफ करोगे? ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q, ऐसा करते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, कैसे प्रूव करोगे कि ये जीरो है? ये जीरो है ऑलरेडी, प्रूव करना है हमें, बताओ कैसे करोगे? ऊपर हमने दो रिजल्ट लिख लिए, एक ये वाला और एक वो वाला। हमें प्रूव करना है कि ये जीरो है, ये जीरो होगा ही होगा। प्रूव करो। क्योंकि वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट भी। देख लो, ये देखो, ये कौन है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? फोर्स ऑन, ये नहीं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, ओके। ये देखो, ये कौन है?
फोर्स ऑन, तो ये यही है ना, और ये किसके बराबर है? आराम से ये दिख रहा है, ये कौन है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 या 1 ड्यू टू 2 है ना, ये माइनस टाइम फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1 यहाँ पे रख सकते हैं, और ये क्या है? फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2 है ना, आराम से बताओ तो ये क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1 लिख सकते हैं, और ये क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q, तो इसका माइनस टाइम्स क्या होगा? फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2, ये कौन है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q, हमें क्या चाहिए? ये दोनों का सम क्या होगा? 0, क्योंकि मैंने वैल्यू पुट किया ना बस, तो साफ साफ दिख रहा है कि फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अरे को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी ये जो तीसरी कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल है, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, समझ नहीं आता। देखो मैं एक वैल्यू बोल देता, क्या बोल देता? अगर एक सिस्टम में 2 बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये हो गया क्या स्टेटमेंट। एक सिस्टम में टोटल 3 बॉडीज है, अगर 2 इक्विलिब्रियम में तो तीसरी भी इक्विलिब्रियम में रहेगी, सुनाई दिया? लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने? प्रूफ किया। देखो कैसे प्रूफ किया, जो 2 रिजल्ट है उन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दोगे तो ये हो जाएगा। अरे बोलो बच्चों, जो 2 रिजल्ट है उन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। पता नहीं कितना समझ में आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बोरिंग हो रही है क्लास, नहीं? क्योंकि तुम लोगों को आता है, नहीं आता है ना? आता है ना? चलो जल्दी से बता दो, ठीक है आता है तो चाहता हूँ क्या है कि 4Q है और यहाँ पे माइनस Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, वो पॉइंट बताओ जहां बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, जिसको रखे तो इक्विलिब्रियम में रहे, वो पॉइंट बताओ। चलो वो पॉइंट बताओ जहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में रखने पे रहे।